आज का हमारा टॉपिक है 1982 के चीन संविधान की विशेषताएं। जनवादी चीन के नए संविधान में 138 अनुच्छेद हैं, जो 4 अध्ययनों में विभक्त है। कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधान की तुलना में नया संविधान कई दृष्टियों से नया है। पहला, इसमें जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक के ऐतिहासिक अनुभवों का पूरा सार समाविष्ट किया गया है। इन अनुभवों को अब कानूनी रूप दे दिया गया है। दूसरा, इसमें समाजवादी मार्ग पर चलने के 4 प्रमुख सिद्धांत सरहरा की तानाशाही, साम्यवादी दल का नेतृत्व, मार्क्सवाद, लेनिनवाद तथा माओ से तुंग के विचारों का संकलन उपलब्ध कराया गया है। ये इस बात की भी गारंटी देता है कि चीन का समाजवादी विकास सही और निश्चित मार्ग पर हो रहा है। तीसरा, ये संविधान समाजवादी समाज के निर्माण के साथ साथ समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर भी जोर देता है। 1982 के चीनी संविधान की विशेषता, जिसमें पहली है संक्षिप्त संविधान। 1975 और 1978 के संविधान की तुलना में ये अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के संविधान की तुलना में ये संविधान संक्षिप्त है। वर्तमान संविधान में 138 अनुच्छेद है और ये 4 भागों में विभाजित है। इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है। इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास अनुभवों का विवरण दिया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है। लिखित तथा निर्मित। चीन का जो नया संविधान है वो अन्य आधुनिक राज्यों के संविधान की तरह लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है। अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कह सकते हैं। संविधान के तीसरा, पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार की दृष्टि से लचीला संविधान। चीन के संविधान को पारिभाषिक दृष्टि से तो कठोर संविधान ही कहा जाता है, लेकिन संविधान में संशोधन उसी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है जो चीन के लिए सामान्य कानून का निर्माण करती है। लेकिन सामान्य कानून के निर्माण और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानून का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए तथा ये प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। जहां 1978 के संविधान में कहा गया था कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, लेकिन 1982 के नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये घोषणा की गई कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहां श्रमिक तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार हासिल है तथा हर स्तर पर जनसभाओं यानी विधानमंडलों का गठन किया गया है और इसमें ज़्यादातर किसान, मजदूर और साधारण लोगों
वर्गों के लोग ही सदस्य हैं। देश की आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की रुचि बहुत बढ़ गई तथा लोगों को ये अधिकार हासिल है कि सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखें। जनवादी गणराज्य। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी गणराज्य में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता स्वयं करती है। बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन बहुराष्ट्रीयता वाला राज्य है। इसमें 56 राष्ट्रीयता निवास करती हैं, जिनमें हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। समस्त जनसंख्या के 91.9% लोग हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता भी है। अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, अतः इन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता कहा जाता है। इन अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या में भी बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लगभग 1,50,00,000 च्वान जाति की और सबसे कम लगभग 2000 हेचन जाति की है। चीन में इन राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि और संस्कृति आदि के प्रसंग में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद। पूर्व सोवियत संघ के संविधान की भांति ही चीन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का ये सिद्धांत साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांत और माओ के दर्शन पर आधारित है। चीन नेताओं के अनुसार चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही साथ लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवाद भी। ये लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीयवाद है और केंद्रीयवादी निर्देशन के अंतर्गत लोकतांत्रिक है। एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही। नए संविधान द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया। शासन एक ही स्थान से संचालित होता है, वह शक्तियाँ एक ही इकाई में निहित है, जैसे कि एकात्मक संविधान में होता है। चीन एक बहुत ही विशाल आकार और जनसंख्या वाला देश है, इसलिए शासन की सुविधा के लिए 4 प्रकार की जो इकाइयाँ हैं उनकी व्यवस्था की गई है। प्रांत, स्वशासित प्रदेश व केंद्र के अधीन नगर निगम। प्रांतों और स्वायत्त प्रदेशों को स्वायत्तशासित जनपद, जिलों, स्वायत्तशासित जिलों और नगरों में बांटा गया है। जिलों और स्वायत्तशासित जिलों को जनता के कम्यूनों और कस्बों में बांटा गया है। स्वशासित प्रदेश, स्वशासित जनपद और स्वशासित जिले अल्पसंख्यक जातियों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य और अधिकार। नए संविधान के अध्ययन 2 में अनुच्छेद 33 से 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों को भी 4 भागों में बांटा गया है। आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हम मौलिक अधिकार और कर्तव्यों पर अलग से भी चर्चा करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था। नए संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की गई है। चीन में 2 प्रकार से उत्पादन के साधनों का प्रबंध किया गया है। संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायों को कानून की परिधि के अंतर्गत उद्योग की आज़ादी देता है, किंतु व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राजकीय क्षेत्र
सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा विस्तृत है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन संपदा, यातायात आदि समाजवादी राजकीय स्वामित्व और प्रबंधन में संचालित होते हैं। राज्य भूमि का आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र श्रमजीवी कृषकों के सामूहिक स्वामित्व में है। ग्रामीण कम्यून इसका उदाहरण है। अनुच्छेद 12 के अनुसार समाजवादी संपत्ति की चोरी, समाजवादी योजनाओं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना आदि कार्यों को दंडनीय घोषित किया गया है। राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता, लेकिन वस्तुतः एक ही दलीय प्रणाली। संवैधानिक दृष्टि से चीन में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है और चीन में साम्यवादी दल के अतिरिक्त 8 अन्य राजनीतिक दलों का भी अस्तित्व है। लेकिन चीन का संविधान इस सभी राजनीतिक दलों पर साम्यवादी दल को प्रमुख और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है। इस दृष्टि से प्रतियोगी राजनीतिक दल का अभाव है और एक दलीय प्रणाली है। नए संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमिका की सराहना की गई है। संविधान में स्पष्ट होता है कि चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि पिछले 30 वर्षों से सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में अपनी विजय यात्रा रखी है। ये बड़ी सफलता अर्जित की है। अक्टूबर 1992 में आयोजित 14वीं पार्टी कांग्रेस में पुनः स्पष्ट कर दिया कि चीन पाश्चात्य ढंग की बहुदलीय व्यवस्था को कभी नहीं अपनाएगा। केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था की गई है। यह सर्वथा नई और अनुपम संस्था है। चीन के पूर्ववर्ती संविधानों में इस प्रकार की कोई संस्था नहीं थी। देश की सेना को निर्देश यही आयोग देगा। इस आयोग में सभापति, उपसभापति तथा सदस्य होंगे। आयोग के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सभापति पर होगी। सैनिक आयोग के सभापति जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। राष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना। नए संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना की गई, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। इनका निर्वाचन जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य जैसे आदेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों से प्रमाण पत्र लेना राष्ट्रपति को करने होते हैं। इनका कार्यकाल जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल की तरह 5 वर्ष होगा। नवीन संविधान के अंतर्गत सेना, पार्टी और नागरिक शासन के बीच सत्ता के लिए प्रतिबंध खड़े हो सकती थी। इस स्थिति को दूर करने के लिए चीन में एक ही व्यक्ति को 3 प्रमुख पदों पर आसीन करने का मार्ग अपना लिया गया। साम्यवादी दल की इस कांग्रेस से चीन की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में ही चिंताओं की स्थिति और मजबूत हो गई। विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। नए संविधान की प्रस्तावना में चीन की विदेश नीति का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन का भविष्य समस्त दुनिया से संबंधित है। चीन पंचशीलता के आदर्श का पालन करेगा। वह दूसरों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करता है। वह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करता है। चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और विकासशील देशों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन का समर्थन करता है। 20वीं सदी के अंतिम दशक से चीन कुछ सीमा तक तो निश्चित रूप से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ गया। चीन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाकर ही संभव है। न्यायपालिका की अधीन स्थिति। जनवादी चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया। वहाँ न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बना दिया। आज के लिए